हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज है वो चली हुई है, तो उसी सीरीज में आगे की सीरीज लेके आई हूँ जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली इस प्रकार की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती है। जो नहीं होती है लोक साहित्य में वह बतानी है। तो इसमें शास्त्रीयता होती है, यानी कि इसमें आपको दिया है कि यह इसकी विशेषता है के लिए, लेकिन यह इसकी विशेषता नहीं होती है, तो आपका नहीं में इसका आंसर आ जाएगा और फर्स्ट आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो लोक साहित्य है वो मौखिक होता है, परंपरा में प्रचलित रहता है और सहजता और स्वाभाविकता होती है। यह तीनों इसके लिए सही हैं, लेकिन जो नहीं है वह है इसमें शास्त्रीयता होती है। तो नहीं वाला बताना है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। इसमें अलंकार है, आपको इसमें अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार इसमें है। कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। इसमें अलंकार है, कौन सा अलंकार है। विरोधाभास है, अतिशयोक्ति है, दृष्टांत है या व्यतिरेक है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, दृष्टांत। इसमें जो अलंकार है वह दृष्टांत अलंकार है। तो दृष्टांत अलंकार क्या होता है, जब आपको दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती, तो इसमें एक अलग अर्थ आपके लिए इसमें बनता है, इसलिए इसमें दृष्टांत अलंकार है। अगला प्रश्न है कि साहित्य में दलित रचनाकार का पहला बड़ा और कारगर हस्तक्षेप किस भाषा में हुआ। साहित्य में दलित रचनाकार का, यानी कि साहित्य में दलित रचनाकार का, दलित रचनाकारों में साहित्य करने वाले, तो पहला बड़ा कारगर हस्तक्षेप किस भाषा में हुआ, किस भाषा में सबसे पहले दलित साहित्यकार ने रचना शुरू की थी, तो वह की थी मराठी भाषा में। सबसे पहले दलित साहित्यकार के रचनाकार का हस्तक्षेप हुआ, यानी कि लिखना प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है कि आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव, और राइट आंसर ऑप्शन बी है, अनुभाव कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का जो स्थायी भाव है वह है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। और शांत जो है यह शोक जो है यह शांत रस का स्थायी भाव है, शोक। अगला प्रश्न है, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ होता है, यानी कि जहाँ पर एक व्यंजन की आवृत्ति का कहने का मतलब है कि बार बार उसका आना एक या अनेक बार हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर होता है वृत्यानुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का ही एक भेद है, वृत्यानुप्रास अलंकार वहाँ पर होता है। अगर आपको केवल ऑप्शन में यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और अनुप्रास अलंकार इस प्रकार दिया जाएगा तब आप अनुप्रास अलंकार कहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार के अंदर भी भेद दिए गए हैं, मतलब अनुप्रास अलंकार के जो भेद होते हैं उनमें से छांटने के लिए कहा गया है, तो उनमें से वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है कि किस आलोचक ने आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा है। आलोचक कौन है जिसने आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा है, तो मनोविज्ञान की शाखा कहने वाले, आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहने वाले हैं रिचर्डसन। तो आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा है रिचर्डसन ने। अगला प्रश्न है, भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर
आधारित है। तो भट्टनायक का जो भुक्तिवाद है वह किस दर्शन पर आधारित है? भट्टनायक का जो भुक्तिवाद है वह किस दर्शन पर आधारित है? मीमांसा दर्शन, शैव दर्शन, न्याय दर्शन या सांख्य दर्शन? राइट आंसर है सांख्य दर्शन। जो भुक्तिवाद है वह सांख्य दर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, 10 रूपक किस प्रकार का ग्रंथ है? 10 रूपक ग्रंथ किस प्रकार का है? तो यह है नाट्य संबंधी ग्रंथ, यानी कि नाटक संबंधी ग्रंथ है 10 रूपक। अगला प्रश्न है कि काव्य में कल्पना सिद्धांत के प्रतिपादक थे। काव्य में जो कल्पना का सिद्धांत दिया है, काव्य में जो कल्पना का सिद्धांत दिया है उसके प्रतिपादक कौन थे? इसके लिए राइट आंसर है कॉलरिज। काव्य में कल्पना के सिद्धांत के प्रतिपादक कॉलरिज थे। अगला प्रश्न है कि किस आलोचक ने आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा है? ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर रिपीट हो गया है। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि राजस्थानी भाषा का उद्भव किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ, उसका नाम है? तो राजस्थानी भाषा का जो उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है, क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है राजस्थानी भाषा का उद्भव, उसका नाम बताना है। इसके लिए राइट आंसर है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है। अगला प्रश्न है, भरत के अनुसार रसों की संख्या है। भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। आमतौर पर आप देखेंगे तो रसों की संख्या मानी जाती है 9। ठीक है, रसों की संख्या मानी जाती है 9, लेकिन भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, क्योंकि उन्होंने शांत रस को रसों में स्थान नहीं दिया है। ठीक है, शांत रस को उन्होंने स्थान नहीं दिया है, उन्होंने केवल 8 रसों को माना है। अगला प्रश्न है, वाक्य रसात्मक काव्यम किसका सूत्र है? वाक्य रसात्मक काव्यम, जो वाक्य रसात्मक होता है वही काव्य कहलाता है। यह सूत्र किसका है कि वाक्य रसात्मक काव्यम किसका सूत्र है? इसका आंसर है विश्वनाथ। वाक्य रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का सूत्र है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संचारी भाव नहीं है? जो संचारी भाव नहीं है उसे बताना है। तो वह है स्वरभंग, यह संचारी भाव नहीं है। अवहिता, उन्माद और व्याधि, यह संचारी भावों में आता है। ठीक है, तो यह किस में आता है? संचारी भाव में आता है। अगला प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर अ है, यानी कि अ का उच्चारण स्थान बताना है आपको। इसका उच्चारण स्थान है कंठ्य। अ का उच्चारण स्थान है कंठ्य। उच्चारण के आधार पर जो अ है वह कंठ्य है। अगला प्रश्न है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है कि रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है अंग्रेजी है, पाली प्राकृत है, फ्रांसीसी है या फिर हिंदी है। तो इसके लिए राइट आंसर आपका है ऑप्शन फ्रांसीसी। जो रिपोर्ताज शब्द है, रिपोर्ताज जो है वह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? क्षेत्र विशेष, जो भाषा किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है उसे कहते हैं बोली, यानी कि क्षेत्र विशेष में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। क्षेत्र विशेष में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। यह हमारी वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इसी के साथ हमारी यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर आपको क्वेश्चन यूजफुल लगे हों, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस प्रकार की वीडियोज़ डेली मिलती रहेंगी। धन्यवाद।